तो बारिश काफ़ी है। पहली बात तो मैं सबसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे जम्मू और कश्मीर के जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, ठीक है, जो बारिश ने कहर मचाया हुआ है, सबका परिवार ठीक है? घर पर सब ठीक है? कोई समस्या ठीक है? अभी जो सवेरे जा रहे थे लड़के मेरे हिसाब से नहीं गए होंगे, साथ थोड़े से श्रीनगर भेज रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से 5-7 किलोमीटर आगे हम तो जाते रहते हैं वहाँ पे भागने, वहाँ से पूरा पहाड़ियों रोड पे आ गया, रोड मेरे हिसाब से बंद हो गया, ठीक है। अब मैं छोटी छोटी बातें पहले पूछूंगा आपको, आप में आप कितने लोग टीए की बस देखना चाहते हैं? हाथ मत करो। टीए की बस थी ना, आज भी टीए की बस थी, हाथ करो। कितने लोग जाना चाहते हैं? टीए में तो मेरे हिसाब से 11-12 जिनकी एज हो गई। अभी मैं आपको पहले ये बता दूं, फिलहाल 100% श्योर है, टीए के अभी ऑनलाइन फॉर्म लगेंगे, या तो टीए ने पर ठीक है जो प्रोसीजर है वो थोड़ा चेंज कर दिया है, और साथ में मेरे पास एक लेटर आया हुआ है कि अकेडमी है, ठीक है, आर्मी से जुड़ा रहता हूँ, ठीक है, छोटी मोटी जो अपडेट होती है मांगते रहता हूँ, भेजते रहते हैं मेरे को। आर्मी का जो आपकी सिलेक्शन मतलब चल रहे थे, अब फिर क्या कर दिया, ऑनलाइन रिटर्न, ठीक है, और फिजिकल, और चले जाओ सिलेक्ट, ठीक है। लेकिन अब क्या है, आपका पहले रिटर्न होगा, फिर आपका फिजिकल के बाद आपको मोबाइल इशू किएंगे उसी दिन या उसके नेक्स्ट डे, तो उसके बाद आपका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। मैं आपको बता दूं, जब हम स्पेशल फोर्स में कहीं जाते हैं, मतलब कोई जैसे कमांडो कोर्स होता है या एनएसजी का कोर्स होता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ब्लैक हैट कमांडो, ऐसे कोई कोर्स में जाते हैं, तो वहां पे जाने से पहले सबसे साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, ठीक है, यानी कि इंसान के दिमाग को चेक किया जाता है कि ये कितना दिमाग है, कितना दिमाग में आता है, ठीक है। तो वैसे ही आपका भी होगा, ठीक है। दूसरा, ब्रेन स्ट्रेंथ, ये दो टेस्ट आर्मी ने इंक्लूड कर दिए हैं आपके भर्ती के बीच। तो आपको सिर्फ अगर आपके रिटर्न में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, 100 में से 90% मार्क्स ले रखे हैं, फिजिकल आप 100 में से 100 है, ठीक है, लेकिन आप ब्रेन स्ट्रेंथ में और क्या बोलते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट में फेल है, तो आप फेल माने जाओगे, आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, ठीक है। ये था पहले होना। उसके बाद का, और साथ में आपके एडम ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल सर का नाम थोड़ा कंफ्यूज, शाहरुख सर का, ठीक है, और इन्हीं के साथ हमारे एक एक्स सर्विसमैन लीग के जम्मू एंड कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी हैं चौहान साहब, कर्नल चौहान रिटायर्ड। जम्मू में जितने एनसीसी के प्रोग्राम चलते हैं, जो लेक्चर चलते हैं, वही देते हैं, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे उधमपुर में मौका दिया था कि आप उधमपुर को संभालो, ठीक है। तो मुझे मैंने आपको सवेरे बोला था, मुझे मौका इसलिए किया कि मैं पिछले 10 साल से 2013 अक्टूबर में मैं रिटायर्ड आया था, तो पिछले 10 साल से 2015 में मैंने अकेडमी खोली थी। मैं यूथ के साथ ही रहता हूँ, मेरा 24 में से 24 घंटे यूथ के साथ रहते हैं, और वो भी 17.5 से लेकर 23 तक 28 तक जो कि जेपी वाले देते हैं, ठीक है। इसमें कुछ शायद लोग ऐसे हैं जिन्होंने जेपी का पेपर दिया हुआ है, बात शायद दिया हुआ किसी जो 18 से प्लस 18 18 है, नहीं दिया किसी ने, ठीक है। तो इसलिए मुझे मौका मिला है। मैं आपको सवेरे भी बताया था, मैं लेक्चर देने नहीं आया, लेक्चर देना लेक्चरर का काम होता है, मैं सिर्फ आपसे बातचीत करने आया हूं, ठीक है। मैं सिर्फ आप, अगर किसी को किसी मेरे कोई बात में कोई डाउट करता है, पूछना तो वो बाद में मुझे पूछ सकता है, ठीक है। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं आपको, फिर मैं सीधे इतना पूरा नहीं, मेरा नाम पूरा है कमांडो यशपाल, मुझे कमांडो यशपाल बोलते हैं। अभी दिक्कत, उस्ताद हैं, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, बहुत पुराना एक्सपीरियंस उनके साथ, 20 साल जो जेसू साहबान है, उस्ताद हैं, ठीक है। तो कर्नाटका में मैं उसका आई ग्रेडिंग हूँ, 2 ग्रेडिंग होती है, मतलब टॉप ग्रेडिंग। दूसरा, 2008 से लेके 2011 तक मैं नेशनल सिक्योरिटी का ब्लैक हैट कमांडो एनएसजी में, और मेरी जिंदगी का उस दौरान सबसे जो ऑपरेशन था खतरनाक, या मेरा जो एक्सपीरियंस वाला ऑपरेशन था, वो था 26/11
कितने लोग हैं जो 26/11 जानते हैं? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। नहीं पता, मतलब सोशल मीडिया में पढ़ते नहीं हो। 26/11/2008 को मुंबई में एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था, मिड एंड वाला, जिसमें ताज होटल, नारीमन हाउस और ओबराय होटल, ये तीनों को टारगेट के बंदे की पहचान जो है ना यहीं से बनती है। हमें जीना है, लेकिन ऐसे नहीं जीना है कि जो अमूमन जो लोग बस सवेरे से लेकर शाम जो रूटीन काम करते रहे, शाम को सो गए, लंच किया, सवेरे ब्रेकफास्ट किया, दिन भर का जो दिल्ली का रूटीन काम किया, फिर सो गए। नहीं, क्या फायदा इस जिंदगी का यार? आपको 4 लोग जाने नहीं तब तक कोई मजा नहीं। ठीक है, मैं भी आपकी तरह मैं बताता हूँ, मुझे शायद इसलिए ना, मैं बहुत ही नॉर्मल गाँव, मतलब मेरे पता आपको, मेरे जब मैं स्कूल पढ़ने आता था मुझे 1.5 से 2 घंटे लगते थे पैदल आने में। पहाड़ी इलाके का मैं, आजकल तो कोई मेरे हिसाब से श्रीनगर में 5 साल रहा हूँ, तो कोई गांव कोई मोहल्ला ऐसा नहीं रहा जहां रोड नहीं जाता हो। ठीक है, हमारे टाइम पे 2000 से 96 का मैं रिपोर्ट हूँ, 96 में भर्ती किया था फौज में। सबसे पहले सिर्फ मेन हाईवे थे, 2 से 2.5 घंटे मुझे लगते थे, नहीं 1.5 से 2 घंटे लगभग पहाड़ी उतर के नीचे स्कूल में, और 3 से 3.5 घंटे ऊपर चढ़ने हैं। ठीक है, सब कुछ स्ट्रगल करके यहाँ पे आया था। हमें हमारे टाइम में फौज के बारे में ना तो कोई बताता था ना हमें पता था। आप बहुत लकी हो, बहुत किस्मत वाले हो कि आपको फौज में जाने से पहले फौजियों के साथ रहने का मौका मिल रहा है, एक्सपीरियंस उस्ताद, एक्सपीरियंस जेसीओ उनके साथ रहने का मौका मिल रहा है। आप हमारे से कई ज्यादा गुना आगे बढ़ सकते हो, हमारे से ज्यादा कई नाम कमा सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद मैं एक हमारी लीग है, ये मैंने टोपी पहनी हुई हो, जम्मू एंड कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग, जो एनसीसी लेक्चर जो इसको आपको मोटिवेशन करने के लिए हमारे लीग के द्वारा मेरे को भी यहाँ से भेजा गया है। ये बहुत पुरानी है, लगभग 50 और 60 के दशक में ये बड़ी थी। जितने भी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जो रिटायर्ड पर्सन था, अफसर, जेसीओ, जवान, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है उन लोगों की। अगर हमारा कोई रिटायर्ड पर्सन या ऑन जॉब, ऑन सर्विस, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हमारे लोग उसकी प्रॉब्लम उसके साथ खड़ा कंधे के साथ कंधा बढ़ा के उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसके साथ काम करते हैं। ठीक है, तो मैं उसका हमारे तहसील का प्रेसिडेंट हूँ। ठीक है, दूसरा मैं बताया आपको, मैं आपकी मेरी एक मैं जब रिटायर्ड आया था, मेरे रिटायर्ड आने का ये नहीं था कि मैं सारे लोग बोलते हैं, मैंने बताया आपको 13 साल 2013 में रिटायर्ड आया था। ठीक है, मेरे रिटायर्ड आने के लिए मुझे प्रमोशन नहीं मिल रही थी या कुछ। मेरा आर्मी का रिकॉर्ड जो है, मैं 2 बारी नेशनल लड़ चुका हूँ, 2 बारी नेशनल लड़ चुका हूँ। शूटिंग यहाँ पे की है ना सभी ने, शूटिंग की सभी ने, किस आर्मी ने शूटिंग किया है? फायर एनसीसी में रह के अगर किसी ने फायर नहीं किया तो फिर क्या फायदा? लेकिन हाँ, गलती एक और होती है, कैंप का मौका मिला आगे, लेकिन कहीं ट्रेनिंग करने का मौका हम छोड़ देते हैं, यहाँ छोड़ यार नहीं जाते हैं, क्या होगा? लेकिन वहाँ गलती करते हैं हम बहुत बड़ी, क्योंकि ऐसा मौका नहीं होना चाहिए। दिल्ली में तो वहाँ सिविलियन के साथ डीलिंग होती है हमारी, उन्हीं के साथ ड्यूटी होती है। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं या जहाजों में जाना घूमना फिरना होता है, तब मुझे सीखा था कि मुझे घर जाके कुछ करना है। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी कि सवेरे ब्रेकफास्ट की, दोपहर को लंच किया, रात को डिनर किया, सो गए, सवेरे उठ गए, फिर वही रूटीन चल पड़े। नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना है कि लोग जाने। ठीक है, हमारे टाइम में सोशल मीडिया नहीं था। आप छोटा सा काम कर लो ना तो सोशल मीडिया आपको ही कहीं पहुंचा देगा। बस आपको 10% करना है, 50% आपको सोशल मीडिया लेके चला जाएगा। आज इतनी मेहनत करने की जरूरत है, हमारे टाइम में बहुत मेहनत करना होता है, आज इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उस टाइम में मुझे लगा था मुझे कुछ करना है। मैं घर आया 2013 में, मैंने यहाँ पे एक छोटी सी जॉब की थी अपने आप को सेटल करने के लिए, मैं सेटल हो जाऊंगी। ठीक है, धीरे धीरे मैं 2015 में बुलंद कमांडो ट्रेनिंग एकेडमी खड़ी थी। ठीक है, आज की डेट में मेरी एकेडमी से 1500 2000 बच्चा आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स, स्टेट पुलिस, जेके, एसएसबी एंड एसएससी मैं सिलेक्ट हो चुका है, एज पर रिकॉर्ड है मेरे पास। ठीक है, तो फिर आज मेरे पास 100 बच्चा जो एट ए टाइम होता है, उत्तर का कश्मीर के भी बच्चे मेरे पास हैं, दिल्ली के बच्चे मेरे पास हैं, हिमाचल से आते हैं, पंजाब से आते हैं, उत्तराखंड से आते हैं। ठीक है, बाकी ऑल इंडिया के
तो मेरी अकेडमी को खोल रखी है, तो शायद उस अकेडमी की वजह से आज आपके साथ बात करने का मेरे को मौका मिला। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो मेन चीज आपसे बात करने का आया था मैं। सबसे पहला हमारी जिंदगी में या हमारी लाइफ में वो है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन में बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ। आप अगर रोटी भी खाते, अगर बाथरूम जाते ना, वो भी डिसिप्लिन में आता है। आप रोटी खाते हैं, वो भी डिसिप्लिन में आता है। आप हाथ मुंह धोते, वो भी डिसिप्लिन में आता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, आज तक वही बंदा कामयाब हुआ जिस आदमी का डिसिप्लिन सही है। जिस आदमी का डिसिप्लिन सही है, और हम ये बोलते हैं, हमें फौज में सिखाया जाता है या फौज में एक ही बात बोलते हैं, डिसिप्लिन है ना। लेकिन डिसिप्लिन फौजियों में नहीं, हर व्यक्ति को जरूरी है, चाहे उसमें आप हो, मैं हूं, हमारे उस्ताद हो, हमारे जीसी साहब या ऑफिसर साहब जो भी है, सबको डिसिप्लिन जरूरी है। और डिसिप्लिन कोई हमें नौकरी करने के लिए, ऊपर दिखाने के लिए, हमारे सीनियर के लिए नहीं, डिसिप्लिन खुद के लिए जरूरी है। मुझे आगे कैसे पढ़ना है, स्टूडेंट है, ठीक है, तो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं 30-40, उनके साथ रहता हूँ। ठीक है, मैं उनको जानता हूँ, उनको पहचानने की कोशिश करता हूँ, वो गलतियां क्या करते हैं ये देखता हूँ। ठीक है, उनको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, उनको कहाँ लेके जाना, मुझे क्या क्या उनके लिए करना है, ये सब जानता हूँ। तो आप भी उन्हीं में शामिल हो। ठीक है, ठीक है, लेकिन आप में उनमें एक फर्क है, एनसीसी वाले भी है मेरे पास ऐसी बात है, आप में उनमें एक फर्क है, क्योंकि इन लोगों ने एनसीसी अटेंड की, इनको फौज के बारे में पता है। लेकिन आपको कम से कम अगर 10-15 दिन कैंप अटेंड करोगे तो मुझे पता है कि आपको 50% फौज के बारे में पता होगा कि फौज का डिसिप्लिन क्या होता है, टाइम टेबल क्या होता है, टाइम की वैल्यू का पता होगा क्या होती है। ठीक है, लेकिन एक गलती हमारे में सबसे कॉमन है आज के यूथ में, कोई बता सकता है वो क्या है? क्या गलती करते हैं हम लोग? सबसे बड़ी गलती है, हम खुद की पहचान भूल गए। मैं कौन हूं मुझे नहीं पता। और इसका कारण क्या पता आपको? इसका कारण है मोबाइल। मोबाइल ने आपको आपकी पहचान भुला दी है। जब इंसान सृष्टि पे आता है ना, जन्म लेता है, ठीक है, जब अल्लाह ताला हमें ये भेजता है ना, तो वो हमें कोई हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी बना के नहीं भेजते, या अब्दुल हमीद जी बना के नहीं भेजते, ठीक है, या टाटा बिरला अंबानी बना के नहीं भेजते। वो यहां आन के बनते हैं। लेकिन बनते कैसे हैं? क्योंकि अपनी पहचान रखते हैं। वो कौन है उनको ये पता है। वो सबसे पहले अपनी पहचान को नहीं भूलते। जब वो अपनी पहचान को नहीं भूलेंगे, वो 100% आगे बढ़ते हैं। आप लोगों में कितने लोग हैं जिन्होंने मोबाइल रखे हुए हैं? हाथ खड़ा करो। मैं तो जो हाथ नहीं खड़ा करके मुझे लगता है कि शायद वो शर्मा रहा है कि खड़ा करूंगा, मुझे कुछ बनने में मोबाइल हर काम की जरूरत है। सब यूज करते हैं ना, सोशल मीडिया सब यूज करते हो। कितने लोग हैं जो सोशल मीडिया पॉजिटिविटी, मतलब पॉजिटिव चीजें देखते हैं, मतलब मेरे लिए जरूरी क्या है, मुझे वो देखना है। बहुत कम। आप तो मैं भी खड़ा करता हूँ, बहुत कम। कारण मेहनत की, अपनी पहचान रखी, अपने आप को नहीं खोया। उनके अंदर हुनर थे, जो गुण थे, जो स्पेशलिस्ट थी, उन्होंने दिखाई और आज कहते कहीं पहुंच गए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, हमें अपनी पहचान को नहीं भूलना है। जो मेरे अंदर है उसको मैं ये ग्राउंड में ला के दिखाना है, भैया मैं इस काबिल हूं। जिस दिन आप ये करना शुरू कर दो तो गारंटी है आप 100% कामयाब होंगे। अब कुछ भी करो, ये जरूरी नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं छोटी सी, इसके भी शायद आप लोग भी जानते होंगे, जो काम करता है ना, काम को छोटा या बड़ा नहीं होता है। ठीक है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। कोई आईएएस अफसर बनता है, ठीक है, कोई आईपीएस बनता है, ठीक है, कोई मतलब यूपीएससी क्लियर करते हैं, कोई सेना में ऑफिसर जाते हैं, कोई पैरामिलिट्री फोर्स में जाते हैं, कोई कहीं जाते हैं, कोई कहते हैं, कोई हमारे जैसे जवान भी बनते हैं। ठीक है, और कोई बेचारे हमारे बीच में से डिग लगाते हैं। किसी ने किसी को कम और ज्यादा नहीं भेजा। दिक्कत यह है कि हमारी सोच ने हमें जितना सोचने का मौका दिया, हम उतना ही सोच पाए, उससे ज्यादा के सोच नहीं पाए। और
खुद को पहचानो। साथ में आता है बदलो। कैसे बदलोगे अपने आप को? कैसे बदल सकते हो? हैं? हमारे अंदर बहुत सारी आदतें होती हैं, ठीक है? हमें उनको निकालना पड़ेगा अंदर से। क्या क्या आदत हो सकती है? कोई बता सकता है? कोई खड़ा होकर बताए कि हमारे अंदर क्या आदत है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है? पहले जब हमारी दिन की शुरुआत होती है, सबसे पहला हमारी नींद। मेरे किसी गुरु ने बोला था, जो आदमी सूरज को जगाता है, सूरज है ना, जो इंसान सूरज को जगाता है वो बुलंदियों में पहुंच जाता है, और जिन लोगों को सूरज जगाता है वो जमीन पे रह जाता है। जो आदमी सूरज से पहले टाइम से उठ के अपना काम शुरू करता है, वो आदमी हमेशा आगे बढ़ता है। आदत बनने का मतलब आपको टाइम से उठना है, टाइम से ब्रेकफास्ट, टाइम से लंच, टाइम से डिनर, टाइम से पढ़ाई, टाइम से खेलना, ठीक है? दोस्तों को जो टाइम देना, उसका भी एक टाइम बनाओ। जब आप ये सारी आदतें अपने आप में ढाल लोगे और जो खराब आदतें हैं उनको बदलोगे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। और ये कोई मैं आपको ये इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं किताब से पढ़ के बता रहा हूं, या मैं पिछले 10 साल से आप जैसे लोगों को यही चीज इनको सिखाता हूं, जो सीखते हैं। मेरे पास ऐसी बात नहीं है। कोई एक जो 2% ऐसे होते हैं जो सोचते हैं यार, लेकिन जो सीख लेते हैं वो 100% सिलेक्ट हुए। मेरी अकेडमी से बहुत सारे लोग अफसर के ये कह रहे हैं कि मैंने पढ़ाया नहीं उनको, लेकिन बाकी मोटिवेशन और फिजिकल उनको करवाया, और वो आज अफसर बने हैं। और वो बस एक ही चीज बोलते हैं कि सर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें सीखने को मिलती हैं, हम जब उससे बाहर निकलते हैं तो खुद को पता चलता है यार मैं कहाँ था, आज कहाँ। तो ये चीजें आपको बदलना पड़ेगा, ठीक है? जो आपके पास मतलब दोस्त को टाइम दे, पूरा दिन दोस्त के साथ चले, वो भी गलत। दोस्त भी जरूरी है, ऐसा नहीं है दोस्त जरूरी नहीं है, लेकिन पूरा दिन पूरा टाइम दोस्त के साथ, वो भी गलत। उठना टाइम से नहीं, वो भी गलत। खाना पीना टाइम, हर चीज टाइम से। तो ये आप बदलो। जब ये बदलना शुरू कर दोगे तो आप अपने आप खुद बदलाव देखने के मेरे अंदर में क्या बदलाव आया आपके। तो कुल में आपके टोटल पहले मंथ स्टार्ट हो जाता है आपका 39 से 49 से 40,000 पर मंथ। अब ये मत भूलो यार कि मुझे 21,000 वो 21,000 कैसे अकाउंट में आएगा। आपको जो 9,500 रुपया आपका खुद का ही कट रहा है, और 9,000 रुपया आपको गवर्नमेंट दे रही है एडिशनल अलग से, वो भी तो आपका ही है। तो लगभग आपको 39 से 40,000 रुपये तनख्वाह बनती है पर मंथ, ठीक है? दूसरा, आप अपने गांव में आपके भाई भी होंगे, आपके दोस्त यार होंगे जो 23 और 24 साल के बेचारे बेकार घूम रहे होंगे, है ना? बहुत सारे है ना? आप जब अग्निवीर में 18 या 19 साल के जाओगे तो कितने साल में वापस आओगे? मान लो 4 साल में वापस आ गए, कितने साल में आओगे? 22 से 23 साल। आपके जेब में कितना पैसा होगा? कितना? लगभग 11-11.5 लाख गवर्नमेंट दे रही है। लेकिन जो आप 12-13 लाख रुपया सैलरी ले रहे हो, ये तो जरूरी नहीं आप पूरा खर्च कर लोगे। मैं ये समझता हूँ 15 से 18 लाख रुपया आपके जेब में होगा जब आज 4 साल के बाद आओगे। लेकिन आप जब 22 और 23 साल में वापस आते हो 4 साल के बाद, तो आपके जेब में कितना पैसा होगा? नहीं है ना? हाँ, उसके बाद सबको पता है कि जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स हैं आपके रास्ते खोल दिए हैं, खास करके अग्निवीर वालों के। उन्हें बोला कि हम किसी भी बंदे का फिजिकल टेस्ट नहीं लेंगे, ठीक है? अब बात सुनना भी आंखें खोल के, जहां से आके हमारी लाइफ स्टार्ट होती है एक्चुअली में अग्निवीर वालों की। पहले नंबर तो जो बंदा जिसका मैंने जो बातें बताई हैं, आप जो इन बातों से दूर होगा तो उसका गारंटी है वापस नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, वो परमानेंट जाएगा फौज में। अगर खुदा ना खासा तो कोई आना भी चाहता है या वॉलंटियर आना चाहता है, तो आपके रास्ते खोले हैं पैरामिलिट्री फोर्स और स्टेट पुलिस ने। रिजर्वेशन दे दी है, और उन बाकी वालों के डीजी ने उन्होंने बोल दिया कि भैया आप लोगों का फिजिकल नहीं होगा, हम रिटर्न लेंगे। और रिटर्न लेने का कारण क्या है मैं वो बता दूं आपको। ये नहीं है कि आपका कोई मेरिट होगा। जब बीएसएफ, सीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसपी, असम राइफल, इन तमाम आईटीबीपी वगैरह इनके जब
रिटर्न होता है तो इनका जो मेरिट जाता है वो जाता है आपके रिटर्न के हिसाब से। आपका रिटर्न डिपेंड करेगा आपको बीएसएफ में जाना है, आपका रिटर्न डिपेंड करेगा कि आपको सीआरपीएफ में जाना है, आपके रिटर्न पे डिपेंड करेगा आप सीआईएसएफ में जा रहे हो, एनआईए में जा रहे हो, एसएसबी में जा रहे हो, या वो आपके रिटर्न पे। क्यों? सीआईएसएफ का अलग मेरिट जाता है, बीएसएफ का लग जाता है, सीआरपीएफ का लग जाता है, आईटीबीपी का लग जाता है, सब अलग अलग मेरिट। उसके आधार पे उन्होंने बोला है कि अग्निवीर का रिटर्न इसलिए लिया जाना कि हमने उसको सीआरपीएफ में भेजना है, हमने उसको बीएसएफ में भेजना है, हमने उसको क्या बोले एनआईए में भेजना है, या हमने आईटीबीपी में भेजना या एसएसबी में भेजना, इसलिए आपका रिटर्न। पिछला जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का मेरिट 103 गया था, लेकिन आर्मी अग्निवीर वालों का मेरिट 40 से ऊपर नहीं जाएगा। मतलब आपके लिए घर आके नौकरी पक्की। तो मुझे एक बात बताओ आपको, अगर मैं रिक्रूटमेंट सेल में हूंगा ना, अगर पैरामिलिट्री फोर्स में, तो मुझे एक ट्रेन सोल्जर मिल रहा है 4 साल का। क्या मिल रहा है? 4 साल का ट्रेन सोल्जर, जिसमें टैंक का मतलब टैंक की पेंचुअलिटी पर अगर वो टैंक की वैल्यू समझता होगा, डिसिप्लिन होगा कि किससे कैसे बात करनी है, सब कुछ का उसको हथियार की ट्रेनिंग कम दी जाएगी, बाकी फिजिकल के साथ फिट होगा। यार मैं पागल थोड़ी हूँ कि मैं 23 साल का 22-23 साल का जो फ्रेशर लेके आऊंगा कि उसके ऊपर मुझे खर्च करना पड़ेगा ना। उसको फायरिंग सिखाना पड़ेगी, उसको ड्रिल सिखाना पड़ेगी, उसको डिसिप्लिन सिखाना पड़ेगा, उसको सब कुछ सिखाना पड़ेगा। ये सब कुछ सीखा हुआ मेरे पास है, तो मैं उसको क्यों लूँ? आने वाले में टाइम ऐसा होगा आपका, सैलरी कम नहीं है। सिर्फ आप किसी की बात मत सुनो कि मुझे अग्निवीर में नहीं जाना यार, क्या है 4 साल के बाद आपकी जिंदगी बर्बाद किसी की थी। अब मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मैं वॉलंटियर रिटायर आया, अगर मैं पूरी नौकरी करता, मेरे साथ से साहब आपके एसएम साहब बैठे हैं, तो इनके बराबर की नौकरी करके मैं आता ना, सच बता रहा हूँ, तो मुझे पिछले अक्टूबर में रिटायर आना था। पिछले महीने जो पिछले 2024 अक्टूबर में पूरी नौकरी करके, कंप्लीट नौकरी करके। हम फौजियों क्या होता पता है? फौजी आदमी जब जरूरत पड़ती है ना उसको पैसे की, जब उसके बच्चे हाई क्लास में जाते हैं, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं पढ़ के बता रहा हूं, मैंने ये ग्राउंड में देखा है और आज देख रहा हूं। जब मुझे जरूरत पड़ती है, मतलब ये आपका भी ये टाइम आने वाला हुआ, आज को मत सोचो, आने वाले टाइम में सोचो। तो हमें घर भेज दिया जाता, भैया तेरी नौकरी पूरी होगी 47-48 साल में, तू जा घर। उनके बच्चे फिट होते हैं, कहीं नौकरी कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है। जब वो रिटायर घर आता है तो उसको सिर्फ खुद को देखना होता है, भैया पेंशन लेके जो ले रहा है वो खुद के लिए। अब दूसरे सिस्टम से करता हूं, मान लो 2 लड़के हैं, एक रोहन और एक सोहन, ठीक है? रोहन अग्निवीर से आके पैरामिलिट्री फोर्स में जाता है, ठीक है? अग्निवीर से आके पैरामिलिट्री फोर्स में जाता है, और जो सोहन है वो फ्रेश है, नया, उम्र दोनों की बराबर है, ठीक है? अभी जो सोहन है, नहीं रोहन है, रोहन जब अग्निवीर से आया था उसके 15-16 लाख रुपए था, उसके बाद मान लो 15 लाख ही है ना? वो आता है घर में, उसको आते हैं पैरामिलिट्री फोर्स में नौकरी मिल जाती है। नौकरी दोनों की जैसी है, किसी जो फ्रेशर है उसकी और उसकी दोनों की एक सैलरी कैसे दोनों की एक जैसी है ना, कोई कम तो ज्यादा नहीं। तो जिंदगी तो भैया सोहन ने निकालनी है, और रोहन ने क्या किया, 15 लाख रुपए आते ही अपनी एफडी करवा दी बैंक में। उसको पता है कि ये जिंदगी तो मैं मुझे 15 लाख को क्यों खर्च करना है, पड़ेगा बैंक में, एफडी पे करवाता रहूंगा, चेंज करवाता रहूंगा, नहीं। जब उनकी एज 60 साल हो गई, 60 साल, नौकरी दोनों बराबर कर रहे हैं, दोनों परिवार बराबर चला रहे हैं, सब कुछ इकट्ठा चल रहा है। 60 साल के बाद जो सोहन है, जो अग्निवीर से आया, आप कभी आइडिया लगा सकते हो कि 60 साल के बाद उस 15 लाख का कितना पैसा बना होगा? कोई सोच सकते हो? उसके पास एक्स्ट्रा क्या है रोहन के पास, सोहन के पास? वो 15 लाख जो कम से कम है, अगर वो 60 साल में रिटायर आता है तो आप लगा लो 24 साल लगा लो, 20 साल का नौकरी हुआ था, 24 साल में घर आया, है ना? 24 साल, 60 में से 24 माइनस करो, कितना रहा? 36 साल। 36 साल नौकरी की उन्होंने, है ना? 36 साल सोहन ने भी की, 36 साल में रोहन ने भी की, लेकिन 36 साल तक एक बंदे की 15 लाख की एफडी परमानेंट बैंक में पड़ी गई। 36 साल में कितना हो जाएगा, कोई आइडिया है? 15 लाख का, है? अगर डबल कितने साल में होता है? 8 से 9 साल में।
लेकिन कुछ ऐसे सिस्टम है जिसमें 4 या 5 साल में डबल मिलता है। अगर वो पैसे को मान लो 6 साल में डबल से डबल 6 लाख में 30 लाख, ठीक है, 12 साल में कितना हो गया 60 लाख, अगले 18 साल में 1 करोड़ 20 लाख, अभी 18 साल ही हुए, ठीक है, और 18 दूनी 36। जब दोनों रिटायर आएंगे, जो रोहन है वो बेचारा वही पैसा लेके आएगा जो उसने सीआरपीएफ बीएसएफ में पैरामिलिट्री फोर्स में कमाया है, और जो सोहन है उसके पास कम से कम 3 से 4 करोड़ एक्स्ट्रा पैसा होगा जो उसने अग्निवीर में कमाया। तो आप ये मत भूलो कि अग्निवीर सही नहीं है, अग्निवीर स्कीम बहुत बढ़िया है। खासकर मैं फौज की बात नहीं करता, फौज तो सब लोगों को पता है, सबके साथ तो होंगे अग्निवीर, कि मैंने तो उनके साथ ट्रेनिंग नौकरी की, उनके साथ होंगे। लेकिन जो आज का यूथ है, आपके जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अग्निवीर बहुत ही बढ़िया स्कीम है। और साथ में क्या है, अगर आप 24 साल के आते हो, 23 साल तक एसएससी जीडी कांस्टेबल की अगर वैकेंसी, तो 3 साल की तो रिजर्वेशन भी तो दे रहे हैं, आते दे रहे हैं ना। तो आप अग्निवीर में इसको नेगेटिव लेके मत चलो। मैं आपको बताता हूँ, हम कोई भी बात को पकड़ते ना, सबसे पहला पॉइंट हमारा एक ही चीज होता है, वो पॉजिटिव है नेगेटिव। हम हर बात को नेगेटिव सोचते हैं, और हमारी सोच ही क्योंकि हमारे बड़ी रहते होते हैं, नेगेटिव लेके चलते हैं। आप उसको जब पॉजिटिव लेके चलोगे, उसमें आपको हजारों फायदे दिखेंगे। अगर उसको नेगेटिव लगी है, गुड। तो अभी बहुत सारी बातें थी, लेकिन फिर भी बता रहा हूं, ठीक है, पॉजिटिव। और रही बात अग्नि आर्मी की, तो बाकी बात बाद में करते हैं, ठीक है। हाँ, ओके, ठीक है साहब। ओके, अगर कोई भी जो मैंने बातें बताई हैं, खास करके आर्मी के बारे में, अग्निवीर के बारे में पूछना है, पूछ सकता है। किसी का भी कोई सवाल हाथ खड़ा करके, अग्निवीर के बारे में, आर्मी के बारे में। और मैंने बता दिया कि आज आपको करना क्या, कैसे के पढ़ना है, फिजिकल कैसे करना है, रिटर्न कैसे करना है। मैंने आपको बता दिया 2 टेस्ट आर्मी के बढ़ गए, जैसे एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है और एक टेस्ट है ब्रेन स्ट्रेंथ का। आपका ब्रेन की कितनी स्ट्रेंथ है वो चेक की जाएगी इस वीडियो। इसके बारे में कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकता है मेरे से। है कोई? है कोई? यहाँ पे बताओ। ओके, अब अग्निवीर का क्लियर हो गया सबको? मुझे बताओ, क्या अग्निवीर सही स्कीम है या गलत है? जो सही मानते हो हाथ खड़ा करो। जो अभी बच्चे हैं उनको तो समझ नहीं आई हो कि जो जाने वाले हैं, जिन्होंने टीए में जाना है या अग्निवीर में। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, अभी फिलहाल फाइनल नहीं है। विक्रत देवी साहब वो मेरे सीईओ रह चुके हैं, मेरी यूनिट हैं, मैं उनके साथ नौकरी कर चुका हूं। तो अग्निवीर की नौकरी जो है 7 साल तक हो रही है। कितने? 7 साल, 4 साल को छोड़ के 7 साल कर दी जाएगी। दूसरा, 75% बंदे सेलेक्ट होंगे। हाँ, एक चीज मैं और आपको बता दूं, आप हम लोग जब इकट्ठे बैठते तो हर प्रकार का हमारे पास बंदा था, किसी का कैसा दिमाग, किसी का कैसा, किसी कैसी सोच, किसी की कैसी सोच। लेकिन हाँ दोस्तों, जब हमें फौज में जाना ना, ठीक है, चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे स्टेट पुलिस हो, खास करके पैरामिलिट्री फोर्स, मतलब ये बेल्ट फोर्स इसको बोलते हैं। यहाँ पे हमारी जान कहाँ होती है? अकेली पे, पता नहीं कब क्या हो जाएगा। ठीक है, हम ये सोच के नहीं चलते कि हम मेरा फोर्स में जा रहे हैं और मेरे को कुछ होगा नहीं, लेकिन हमारी ईमानदारी, ठीक है, हमारी ईमानदारी, हमारी वफादारी से हमें बहुत सारी चीजों से बाहर, मौत के मुंह से बाहर लेके आ जाएगी, आपको गारंटी दे रहा हूं मैं। और अग्निवीर का फायदा इसी के रिलेटेड आर्मी में होगा भी। आर्मी में बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, या आपके भी अभी जैसे चलते हैं, मैं मोबाइल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मोबाइल के बिना रह ही नहीं सकते और फौज में चला गया, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं फौज में चला जाते हैं लेकिन उन्होंने घर में कुछ सीखा नहीं, बस एक ही चीज,
कामयाबी हासिल करनी है ना, नहीं फौज में कहीं किसी की टांग खींचे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी। क्या करना है? मेहनत करके उसके आगे बढ़ो। क्या करना है? मेहनत करके टांग खींच के आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो ऊपर वाला ना, ऊपर वाला वो आपकी टांग ऐसे खींचेगा कि दोबारा आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आज क्या हमारी स्टेट की क्या हालत देख रहे हैं ना, देख रहे हैं, पढ़ रही है ऊपर वाले की मार। इससे बचना है बस, हम कुछ नहीं है, हमें संसार भेजा गया अपना कार्य करने, ईमानदारी। मैंने पहले बताया कि हर एक आदमी की एक जिम्मेवारी देके भेजा हमें यहाँ पे, हमें वो निभानी है। हमें जिम्मेवारी को अपने मोबाइल की तरह भूलना नहीं है, ठीक है? नाम क्या आपका? अब्दुल लतीफ। ओके, अब्दुल लतीफ का पॉइंट है कि जो अग्निवीर 25% सिलेक्ट होंगे, तो मैं पहले बता दूं कि शायद 25% कैंसिल होने वाला है, लेकिन अगर 25% सिलेक्ट होते हैं, उनका प्रोसीजर क्या है ये इन्होंने पूछा है। उसका प्रोसीजर होगा 4 साल के बाद तमाम लोग घर आएंगे। क्या होगा? तमाम लोग घर आएंगे, कोई फौज में डायरेक्ट सिलेक्ट नहीं होगा। उसके बाद आपका यूनिट या फोर्स हेडक्वार्टर, जो फोर्स हेडक्वार्टर जो मतलब कि ब्रिगेड हेडक्वार्टर होता है या डिव हेडक्वार्टर होता है, जो फॉर्मेशन हेडक्वार्टर होता है हमारा, ठीक है, आपका सबका वापस बुला के आपका रिटर्न फिजिकल, और रिटर्न ये मत बोलना कि रिटर्न मेरा कौन सा होगा जो आप लोग सिलेक्शन के द्वारा दिया, नहीं। आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी कहाँ, पंजाब की राजधानी कहाँ, हमारा सीएम कौन है, हमारा पीएम कौन है, नहीं पूछा जाएगा। आपने जो 4 साल फौज में लगाए हैं, ये ध्यान रखना, ये जो बंदे परमानेंट होना चाहते हैं, आपने जो 4 साल में फौज में जो सीखा है, 4 साल में आपके 4 साल में फौज में बहुत सारी क्लासें चलेंगे, पता है, अम्बुश की, सर्विलेंस की, टीवीपी, मतलब अलग अलग तरीके के उसके वेपन के बाद अलग वेपन जो फौज में उसके बारे में आपको सिखाया जाएगा, ठीक है, वो सबके बारे में सिखाया जाएगा। वो कंप्लीट टेस्ट होगा आपका। जो आर्मी ज्वाइन करने के लिए अग्निवीर के ऊपर आपके दिमाग में कुछ डाउट थे, वो क्लियर किए, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ रिटायर्ड नायकी यशपाल का। बहुत अच्छा इन्होंने लेक्चर किया।